हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक स्टैटिक्स। बेटा स्टैटिक्स से जेई मेंस के हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और जे एडवांस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, अपन इसको 3 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात यहाँ पे ये है कि ये टॉपिक आपने ऑलरेडी क्लास 9-10 से ही कवर कर लिया होता है। थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे होता है, बस थोड़ा सा आगे की बातें अपने यहाँ पे करेंगे। तो माय नेम इज़ कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए सर आप। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है बेटा स्टडी अबाउट डेटा। अब फिर से वही बात कर दी सर आपने। तो अब स्टडी अबाउट डेटा का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डेटा गिवन होगा हमें उन डेटा की सेंटर वैल्यू निकालनी है। हाँ वही सर, सेंटर वैल्यू क्या होती है कि जो भी डेटा गिवन है हमें उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालनी है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो हमारे पास 2 बैच है, क्लास 11th के 2 बैच हैं। एक बैच ए है और एक बैच बी है। हमें इन दोनों बैचों में से देखना है कि कौन सा बैच बढ़िया बैच है। तो क्या करेंगे सर, टेस्ट ले लो। जिस बैच के ज़्यादा मार्क्स वो वाला बैच ज़्यादा बढ़िया, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेके फिर क्या करेंगे भाई, हर बच्चों के मार्क्स तो कंपेयर कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे कि सर एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे बैच ए के और ऐसे एवरेज मार्क्स निकालेंगे बैच बी के। और हाँ, जिसके एवरेज ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो अपन बोलेंगे वो वाला बैच ज़्यादा बढ़िया है। सही बात है। तो अब बात रही कि सर एवरेज मार्क्स का क्या मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू बता रहे हैं जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस एवरेज मार्क्स को जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है उसी को अपन बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। मतलब जिसके आसपास सारे के सारा डेटा क्या हो, सेंटर्ड हो। मतलब जिसके अपन बोल सकते हैं यहाँ पे मान लो इसकी एवरेज वैल्यू 7 आ रही है तो अपन बोलेंगे कि ए बैच वाले के ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 7 आ रहे होंगे, राइट। अच्छा, बी बैच की मान लो कि 5 आ रही है तो अपन बोलेंगे बी बैच वाले बच्चों के ज़्यादातर मार्क्स 5 आ रहे होंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन ये देखेंगे इस टॉपिक में अपन बेसिकली कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, की डेटा को अपन कैसे रिप्रेजेंटेशन करें। उसके बाद में देखेंगे कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन सेंटर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेंटर्ड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक है, मीन, मोड और मीडियन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के साथ। तो देखो मान लो कि हमने बोला कि टेस्ट लेंगे, हमने टेस्ट लिया और फिर पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हारे मार्क्स। तो मैंने बोला कि एक बच्चों से मैंने मार्क्स पूछा, उसने बोला सर मेरे तो 2 ही आ रहे हैं। अच्छा। दूसरे से पूछा सर मेरे तो 5 आ रहे हैं। ओहो। तीसरे वाले बोला सर मेरे भी 2 ही आ रहे हैं। अच्छा जी। अगले वाले बच्चे से पूछा, उसने बोला सर मेरे तो 7 आ रहे हैं। अच्छा। एक ने बोला सर मेरे तो 5 आ रहे हैं, एक ने बोला सर मेरे तो 2 मार्क्स आ रहे हैं। तो जो मार्क्स आ रहे हैं उसको हमने एक ऐसे रो में रिप्रेजेंटेशन करना, उसको अपन क्या, इस टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन बोलेंगे अनग्रुप डेटा। मतलब कोई ग्रुप नहीं बना रहे, सिंपल डेटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको अपन टाइप 1 में कंसिडर करेंगे। समझ में आया बेटा। ठीक है। हाँ, अपन टाइप 1 अपनी अपनी सुविधा के लिए ना बार बार इसको यूज करना पड़ेगा, इसलिए टाइप 1 में लिख दिया। अब देखो, क्या इन्हीं को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे। लो सर मैंने तो ऐसे लिख दिया, एक टेबल बना लिया। ज़्यादा स्मार्ट बन गया मैं तो आपसे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, कैसे, मैं बोलूँगा कि सर 2 मार्क्स वाले बच्चे देख लो कितने आ रहे हैं, 2 मार्क्स वाले 3 बच्चे आ रहे हैं। 5 मार्क्स वाले देख लो, 5 मार्क्स वाले कितने बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं। 7 मार्क्स वाले देख लो कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 बच्चे आ रहे हैं। तो डेटा की इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्मार्टनेस है बेसिकली, क्योंकि हमें मान लो बड़ा डेटा होता तो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो इसमें इंटरेस्टिंग की बात ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके 2 मार्क्स आ रहे हैं। तो रिपीटेशन है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। तो अपन बोलेंगे कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। ऐसे बोलेंगे कि 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, कि 5 2 बार आ रहे हैं। तो इस टाइप के डेटा को अपन बोलेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। अनग्रुप तो इसलिए बोलेंगे क्योंकि कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, और फ्रीक्वेंसी इसलिए बोलेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी के साथ लिख रहे हैं। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट मतलब डिस्क्रीट पॉइंट पर डिवाइड कर लेना, 5 7 2 9 इस टाइप से ना। और इसको जब रिप्रेजेंटेशन करो ग्राफ के ऊपर, जैसे एक्स अक्ष के ऊपर आपने मार्क्स ले लिया, वाई अक्ष के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया, तो जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं बार ग्राफ। तो तीनों का मतलब एक ही है, बट तीनों को अपन अपनी सुविधा के लिए बोलेंगे टाइप 2 डेटा। मतलब इस टाइप का जो भी डेटा होगा तो अपन बोलेंगे इसको टाइप 2 डेटा की बात कर रहे हैं अपन। ये बात क्लियर होगी बेटा। तो चलो आगे चलते हैं।
अगर डेटा हमारे पास कुछ ऐसा ही हो, ज़्यादा ही बड़ा हो, तो अपन इसको ऐसे लिख दें कि मान लो कि 100-150 स्टूडेंट है हमारे क्लास में, तो हम बोलेंगे सर इतना लफड़ा भी मत करो आप, है ना, ये देख लो कि ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्या करो सर, आप इसको ऐसे छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लो। कैसे कि 0 से लेकर 5 मार्क्स तक कितने बच्चे आ रहे हैं देख लो। जैसे मान लो 17 बच्चे आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 17 बच्चे। फिर देख लो 5 से लेकर 10 तक कितने बच्चे आ रहे हैं। 5 से लेकर 10 तक मान लो हमारे पास 12 बच्चे आ रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर देखा 10 से लेकर 15 तक कितने बच्चे आ रहे हैं। फिर हमने देखा 10 से लेकर 15 तक मान लो 3 ही बच्चे आ रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो जब डेटा की इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको अपन बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। अब ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि हमने ग्रुप बना दिया, इसलिए इसको ग्रुप यूज कर लेंगे। और फ्रीक्वेंसी मतलब अपन इसको फ्रीक्वेंसी के साथ लिख रहे हैं, मतलब 17 ऐसे बच्चे हैं जो इस वाले इंटरवल में लाई कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग की बात ये है कि इसको बेटा ये जो लिखा हुआ है, ये जो सही, इसको अपन क्लास, इसको अपन बोलते हैं क्लास। एक क्लास ये हो जाएगी, दूसरी क्लास ये हो जाएगी, तीसरी क्लास ये हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें जो पहला एलिमेंट आता है उसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है ना, बस रिवीजन ही चल रहा है, इसे समझ लो अभी तो। और जो आगे वाला लिखा होता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट। ये बात क्लियर हो गई आपको। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है लोअर माइनस के अपर, उसको अपन बोलते हैं इंटरवल लेंथ, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगी ये, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने ऐसा लिख दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब इस टाइप की जो डेटा है, इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा को, वो अपन अपनी सुविधा के लिए इसको अपन टाइप 3 में कंसिडर करेंगे। या फिर इसको अपन ऐसे में बहुत बता देता हूँ कि जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं हिस्टोग्राम, है ना। और या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कंटिन्यूसली क्लास इंटरवल। ये तो बस इसके नाम ही है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये आपको दिमाग में ये रखना है कि डेटा इस तरीके से गिवन है, तो हम इसको टाइप 3 में कंसिडर करेंगे। तो आ जाते हैं अपन मीन के ऊपर। तो मीन निकालते हैं अपन टाइप 1 डेटा के लिए। टाइप 1 डेटा मतलब डेटा अगर अपने पास सिंपल, ऐसे सिंपली गिवन हो। कैसे गिवन हो कि जैसे हमने देखा था ना पहले कि सर एक बच्चे के 2 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे के 5 मार्क्स आ रहे हैं। मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ। एक बच्चे के जैसे 2 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे के 5 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे 7 मार्क्स आ रहे हैं, और एक मान लो 2 मार्क्स आ रहे हैं। तो अब इन सभी इनका हमें क्या निकालना हो, मीन निकालना। तो अपन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है कि सर मीन को अपन जैसे के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं ना। तो मीन निकालने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, सभी डेटा का सम कर लेते हैं ना। सभी डेटा का सम करेंगे, जैसे 2 + 5 + 7 + 2 अपॉन में क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे अपन डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो ये 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, शायद 12 14 और 16/4 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन काम ये रहेगा कि इसको अपन जनरलाइज वे में लिखना चाहिए अपन। तो ऐसे बोल सकते हैं अगर हमारे पास x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशन है बेटा, x2 x3 xn ऑब्जर्वेशन है, तो मीन अपन कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे, मतलब x1 + के x2 + के xn कर लेंगे, अपॉन में क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको अपन मैथमेटिकली ऐसे समीशन की फॉर्म में भी ऐसा लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई जी। आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे टाइप 2 डेटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं। टाइप 2 डेटा के लिए मतलब हमारे पास एक वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे गिवन हो कि जैसे जैसे मान लिया हमने कि वही पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 मार्क्स हैं, वो कितने बच्चों के आ रहे थे, 3 बच्चों के आ रहे थे। ऐसे ही जो 5 मार्क्स थे वो 2 बच्चों के आ रहे थे, और ऐसे 7 मार्क्स थे वो 1 बच्चों के आ रहे थे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या थे हमारे पास, मार्क्स थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे मीन निकालने के लिए वही चीज़ यूज़ करेंगे जो पहले बताइए आपको कि 3 बच्चों के मार्क्स 2 2 आ रहे हैं, तो हमने लिख लिया 2 + 2 + 2। 5 बच्चों के मार्क्स 2 बच्चों के आ रहे हैं, मतलब 5 मार्क्स 2 बच्चों के आ रहे हैं, तो 5 + 5 लिख लिया, और 7 1 बच्चों के आ रहे हैं। अपॉन में टोटल बच्चे कितने होंगे हमारे पास, 3 बच्चे तो वो हैं जिनके 2 मार्क्स आ रहे हैं, 2 बच्चे वो हैं जिनके 5 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा वो है जो उसके 7 मार्क्स आ रहे हैं। तो बेटा इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं 2 × में 3 + के 5 × में 2, एक ही तो बात है, बस केवल लिखने का तरीका ये अलग है। बट इसके लिखने का फ़ायदा हमें हो जाएगा, अपॉन में 2 +
1, 3 + 2 + 1। इसको ऐसे लिखने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये 2 है, वो 10 टाइम आ रहा होता तो हम 10 बार नहीं लिखते 2 2 2, अपन डायरेक्ट लिख देते 2 × 10। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 3 बार आता तो 2 × 3 कर दिया हमने। तो हम इसको जनरलाइज वे में क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये अक्साई ऑब्जर्वेशन गिवन हो और ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ठीक है, जैसे मान लो अपने गिवन है x1, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है f1, ऐसे x2 ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है f2, ऐसे x3 ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है f3। अगर ऐसे अपन इनका मीन निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ही x1 को मल्टीप्लाई कर देंगे f1 के साथ, x2 को मल्टीप्लाई कर देंगे f2 के साथ और x3 को मल्टीप्लाई कर देंगे f3 के साथ। अपॉन में क्या कर देंगे, सभी फ्रीक्वेंसी का ऐड कर देंगे। ये बात क्लियर होगी। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, मीन कैलकुलेट कर लेंगे टाइप 2 डेटा के लिए। सभी फ्रीक्वेंसी को अपन उसकी सभी ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर होगी। चलो जी आगे चलते हैं। अब टाइप 3 डेटा के लिए कैसे निकालेंगे मीन, इसको भी अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है जी। क्या करेंगे बेटा अपन, इसको पहले तो इसको मतलब बताओ मेरे को। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर हमारे पास जैसे 1 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, 5 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। हम ये और 10 से लेकर 20 तक 3 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन या फिर अजम्पशन लेके चलते हैं कि 0 से लेकर 10 तक 5 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं ना। हम क्या मानेंगे कि भाई ऐसा मान लो कि 0 + के 10 इनका मिड पॉइंट निकाल लो, कितना आ रहा है, /2 करो, 5 आ रहा है। तो अपन मान लेंगे कि 5 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मतलब 5 बच्चे हैं जिनके अपने पास कितने आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अपन इसको एक बार एग्जाम्पल के लिए इसको अपन मार्क्स समझ लेते हैं, इसके लिए अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट समझ लेते हैं। तो अपन क्या समझेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो अपन बोलेंगे कि 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 5 आ रहे हैं। ऐसे इनका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 15 आ रहा है। तो अपने पास 3 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 15 आ रहे हैं और ऐसे 4 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स हमारे पास 25 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन मिड पॉइंट यूज़ कर लेंगे बस क्लास इंटरवल में। ये छोटा सा अजम्पशन रहेगा। अब तो मीन निकाला, तो अभी तो आपको मैंने बताया मीन कैसे निकालेंगे कि सभी के मार्क्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। क्या करेंगे अपन, 5 × 5 प्लस में 15 × 3 और प्लस में 25 × 4 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा, 5 + 3 + 4। ये बात क्लियर हो गई। क्या किया हमने कि छोटा सा जम्पशन करा कि जो भी हमारे पास इंटरवल होते थे, हम उस इंटरवल की बीच की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, xi मान लिया, मतलब ठीक है। तो ये छोटा सा अपने को काम करना है। या फिर इसको जनरलाइज वे में बोलेंगे तो जनरलाइज वे में सेम वही करेंगे, समीशन ऑफ fi इंटू में xi अपॉन में समीशन fi। यहाँ पे बस xi जो है वो कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये बात क्लियर हो गई आपको? जी सर, ये भी क्लियर हो गई। तो अपना जो मीन था वो तो अपना इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डाटा के लिए। अब एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से रिजल्ट ही है, एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको बार बार काम में आएगा। ध्यान से करना। रिजल्ट ये है हमारे पास कि मान लो हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, x1 है, x2 है और x3 है। अब तीनों ही ऑब्जर्वेशन में हमने क्या कर दिया, कोई एक नंबर है वो ऐड कर दिया। मान लो जैसे हमने ए ऐड कर, इसका मीन अपन मान लेते हैं कि इसका जो मीन है बेटा वो कितना है, x बार है। अगर सभी ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर लेते हैं अपन, जैसे ए ऐड कर लिया हमें, तो अभी जो न्यू मीन आया है वो कैलकुलेट करना है, ये बताना है क्वेश्चन। ये है अपना बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर न्यू मीन निकालना है, कौन सी बड़ी बात है सर, अभी निकाल देते हैं। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ करे हुए हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। x1 + के a प्लस के x2 + के a प्लस के x3 + के a अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है, 3 है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 और यहाँ पे लिख देंगे 3a अपॉन में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा a आ जाएगा। और ये तो पुराने वाला मीन ही आ गया। तो क्या बोलेंगे कि सर जो न्यू मीन आया
वो बेसिकली क्या हो गया, डायरेक्ट उसमें ए ऐड हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या याद रखेंगे अपन कि सर अगर सभी ऑब्जर्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करते हो तो मीन में भी डायरेक्ट ऐड हो जाता है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि सभी ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर माइनस करते हो तो मीन में भी डायरेक्ट माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह माइनस ए ले लोगे तो भी तो रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, याद रखना है पक्का ना, याद मतलब दिमाग में रखना कि ऐसा कर सकते हैं अपन। ऐसे ही अगर सभी ऑब्जर्वेशन को, अच्छा इसके अलावा अब देखो बेटा एक चीज़ बताओ मेरे को कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक्स आई है और ये हमारे पास इनकी फ्रिक्वेंसी है, ये x1 है उसकी फ्रिक्वेंसी है f1 है, ये x2 है उसकी फ्रिक्वेंसी f2 है, और ये x3 है उसकी फ्रिक्वेंसी हमें f3 है। अगर हमें इसका मीन निकालना है तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसका मीन जैसे मान लेते हैं x बार है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक नंबर है वो माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x1 माइनस के a आ जाएगा, x2 माइनस के a आ जाएगा और x3 माइनस के a आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन इसका मीन निकाल लेंगे। इसका मीन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपन इसका मीन, सभी ऑब्जर्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ और उसका सम कर लेंगे, अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। अब हमें पता है कि सर अब जो मीन आने वाला है वो बेसिकली क्या आएगा, एक्स बार नहीं आएगा, एक्स बार माइनस ए आएगा, क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन में से हमने ए माइनस कर लिया था। अब हमारे पास मीन आएगा एक्स बार माइनस में ए। तो हमारे पास इसको मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, एक्स बार इजिकल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस के समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में ए अपॉन में समीशन एफ आई। तो बेटा ये इसी को तो क्लास 10th में अपन क्या बोलते थे, स्टेप अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, क्या करेंगे कि सभी ऑब्जर्वेशन में से हमने ए माइनस किया तो हमारे पास जो मीन था एक्स बार उसमें से भी ए माइनस हो गया, और इस तरीके से जो मेथड बन के आता है उसको अपन बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। अब अपन एक और रिजल्ट पढ़ते हैं। रिजल्ट क्या है कि इस बार हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3। हम क्या करेंगे इस बार, पहले अपन ऐड कर रहे थे, इस बार अपन मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमने कोई b नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, पूरे ऑब्जर्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ के b x1 आ गया, b x2 आ गया और b x3 आ गया। इसका मीन अपन मान लेते हैं कि x बार है, तो न्यू मीन अपने को निकालना है। तो न्यू मीन कैसे निकालेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे। तो b इंटू में x1, b इंटू में x2, b इंटू में x3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा जी। अब अपन b कॉमन ले लेंगे, जैसे ही आप b कॉमन ले लेते तो पुराने वाला ही बन जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ पे न्यू लिखना चाहिए मुझे ना, कि जो न्यू मीन निकाल रहे हैं वो बेसिकली पुराने वाले मीन का b टाइम ही आ गया। तो यहाँ से भी रिजल्ट सिंपल सा निकल गया कि अगर सभी ऑब्जर्वेशन को बेटा आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और या फिर अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सभी नंबर को अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हो तो मीन भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। नॉन जीरो नंबर लेना चाहिए इस बार। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। तो चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार थोड़ा और कैलकुलेशन को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या कर दिया, अगर मान लेते हैं अपन कि हमारे पास x1 ऑब्जर्वेशन है विथ फ्रीक्वेंसी f1, x2 ऑब्जर्वेशन है विथ फ्रीक्वेंसी f2 है, ऐसे हमारे पास x3 ऑब्जर्वेशन है विथ फ्रीक्वेंसी f3। अब हमें क्या करना है, इनका हमें मीन निकालना है। तो मैं इनका मीन को अपन मान लेता हूँ कि इसका मीन क्या है, x बार है। बट इसका मीन निकालने के बजाय मैंने क्या कर दिया, सभी ऑब्जर्वेशन में से a माइनस कर दिया और b से डिवाइड कर दिया। तो हमें पता है कि सर मीन में से भी a माइनस हो जाएगा और b से डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, x1 माइनस के a अपॉन में b आ जाएगा, ऐसे x2 माइनस के a अपॉन में b आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा x3 माइनस के a अपॉन में b आ जाएगा। और इसका मीन अपन कैसे निकालेंगे, सभी को फ्रीक्वेंसी को उसके ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, और अपॉन में कर देंगे सभी फ्रीक्वेंसी का सम। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मीन आएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा देखो, b को मल्टीप्लाई कर दो, a को उधर ले जाके लिख दो, तो हमारे पास जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा, b टाइम समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में a अपॉन में b, और अपॉन में आ जाएगा सभी फ्रीक्वेंसीज का सम
प्लस में कर देंगे बेटा ए, तो यहाँ से हमारे पास मीन मिल जाएगा। और इस मेथड्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। तो बेटा अभी पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस क्या है देखो ध्यान से, कि हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशन है और सभी ऑब्जर्वेशन को अपन द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं कि सभी ऑब्जर्वेशन को अपन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पता है कि सर अगर मीन 30 था पहले, अगर सभी ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा, सॉरी मीन 75 था, 30 तो ऑब्जर्वेशन थे, तो अगर 75 मीन था, सभी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपना जो मीन भी है वो 75 इंटू लैम्डा हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि सभी ऑब्जर्वेशन में से अपन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं -25। तो ये भी तो पता है ना हमें कि सभी ऑब्जर्वेशन में से -25 करोगे तो मीन में भी से भी -25 आपको करना पड़ेगा। लो जी, हमने कर दिया सर। फिर बोल रहा है कि ऐसा करने से हमारे मीन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मीन एग्जैक्टली सेम रह रहा है, मतलब मीन 75 का 75 ही है। तो बताओ फिर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो इस कैलकुलेशन को तो अपने क्लास 8th में ही कर लेते हैं। ऐसे कैलकुलेशन तो कितना आ जाएगा, 75 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 100। और यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन में 75, या फिर हम बोलेंगे 25 से डिवाइड कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4, मतलब 4/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखा हमने कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर ये हमें रिजल्ट पता होता तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन जीरो नंबर से, तो मीन मल्टीप्लाई हो जाता है, और कोई नंबर माइनस करते तो मीन भी डायरेक्ट माइनस हो जाता है। तो चलो फिर अपन बात करते हैं कंबाइंड मीन के बारे में। मतलब हमारे पास दो सीरीज़ है, और दो सीरीज़ में, जैसे एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास एक सीरीज है जिसमें एलिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है x1 और x2, इसका हमने मीन मान लिया कि x1 मीन है इसका। ऐसे ही दूसरी सीरीज है जिसमें है एलिमेंट ऑब्जर्वेशन है x1, x2 डैश और x3 डैश, और इसका हमने मीन मान लिया x2। ये लो, इसका मीन हमारे पास ये है। अब हमें उस इसका मीन निकालना है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं, x1 भी है, x2 भी है, x1 डैश भी है, x2 डैश भी है और x3 डैश भी है। इसका जो मीन है, ये वाला मीन हमें कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे कि सर मीन कैलकुलेट करना है, अरे कौन सी बड़ी बात है सर, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी ऑब्जर्वेशन कितना है, x1 प्लस x2, और इसका ऑब्जर्वेशन ये लो, x1 x2 डैश x3 डैश अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा, 5 है, तो इसको 5 लिख दो, ऐसे खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ से x1 क्या आया था, बेसिकली दोनों ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में 2 था। ये x2 का क्या था, सभी तीनों ऑब्जर्वेशन का सम था अपॉन में 3 था। तो यहाँ से x1 x2 क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू में x1 का बार, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में x2 का बार, अपॉन में कितना था, 2 + 3, मतलब ऐसे लिख दिया 5 को भी हमने। तो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे x1 ग्रुप है, n1 एलिमेंट है, और इसका मीन जो है वो x1 का बार है, ऐसे n2 एलिमेंट है जिसका मीन है हमारे पास x2 का बार है, तो जो कंबाइंड मीन होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, n1 इंटू में x1 का बार प्लस के n2 इंटू में x2 का बार अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं। जेईई मेंस 2007 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास इज़ 52। अच्छा जी, फिर बोल रहा है कि एंड दैट गर्ल्स इज़, जो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है वो है 42, और हमें क्या बोला गया है कि तो एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का कंबाइन करते हैं तो वो है हमारे पास 50 है। देन बॉयज़ के परसेंटेज बताना आपको। एक बार बेटा आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है यहाँ पे क्लास में, वो कितने हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन मान लेते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो कितने हैं, y है। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, कंबाइंड मीन क्वेश्चन में गिवन है 50, और वो निकालते कैसे हैं बेटा कि जितने मतलब कि बॉयज़ हैं, x बॉयज़ हैं, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मीन के साथ। इसका मीन कितना गिवन है हमें, एवरेज का मतलब मीन ही होता है 52,
ऐसे ही यहाँ पे टोटल ऐसे वाई कितने गर्ल्स कितने हैं वाई, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 42 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स प्लस के वाई, क्योंकि एक्स तो बॉयज़ है और वाई क्या है गर्ल्स हैं। तो अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50x प्लस के 50y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 52x प्लस 42y। इसको थोड़ा इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, या फिर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y। क्लियर हो गई बात। अब अपने को बोला गया है कि बॉयज़ का परसेंटेज बताना है। तो बॉयज़ का परसेंटेज कैसे बताएंगे कि बॉयज़ अपॉन में टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज़ इनटू में क्या करेंगे परसेंटेज बताना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4y, तो 4y रिप्लेस कर दो, तो 4y अपॉन में 4y प्लस के y इंटू में 100। तो देखो y से y तो कैंसिल हो गया बेटा, और ये कितना आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई होके 80 आ जाएगा। तो 80 कोई ऑप्शन में है, यस 80 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो कंबाइंड मीन का बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन था, हमने करा क्या बेटा, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिए x है, नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली y है, और फिर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता था कि कंबाइंड मीन इजकल टू x इंटू 52 y इंटू 42 अपॉन में x प्लस वाई है। मतलब x तो क्या है नंबर ऑफ बॉयज़ है इंटू इसका मीन, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू इसका मीन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स। ठीक है, तो चलो फिर अभी जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व करो, ट्राई करो। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमारे पास ये बोला गया है कि टोटल 20 स्टूडेंट है भाई, उनमें से 2 मार्क्स है ना वो इतने स्टूडेंट के आ रहे हैं, 3 मार्क्स है वो इतने स्टूडेंट के आ रहे हैं, 5 मार्क्स है वो इतने स्टूडेंट के आ रहे हैं, और 7 मार्क्स है वो इतने स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो क्लियरली पता है कि सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है ना, तो हम क्या कर लेंगे जितनी फ्रिक्वेंसीज है उन सब का सम अपन 20 के इक्वल पुट कर लेंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो क्वेश्चन में गिवन है ना 20 है। तो हम क्या करेंगे कि सर 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितनी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितना है 2x माइनस के 5 है, और 5 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितना है x क्यूब माइनस के 3x है, और 7 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने x है, तो वो उसको इक्वल कर देंगे किसके 20 के, क्योंकि टोटल अपने को स्टूडेंट तो पता ही था पहले से ही। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करते हो यहाँ पे बेटा ये स्क्वायर है ना, क्यूब नहीं है, बेसिकली ये स्क्वायर था। तो जैसे इसको ओपन करोगे x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस के 5 है, इसको लिख दिया यहाँ पे x स्क्वायर, और दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 2x और माइनस के 20 इक्वल टू आ गया 0। अब देखो यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x इस 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस के आ गया 2x आ गया, और ये 1 और ये माइनस का 4 आ गया, और माइनस के 24 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो सर हमें बहुत अच्छे से आता है, आप क्या सिखा रहे हो हमें, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 12 है, फैक्टर कर लेंगे बेटा कितने आ रहे हैं 4, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारे पास माइनस का 4 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन सा, क्या -4 होना चाहिए? ऐसा होता है कि -4 स्टूडेंट है यहाँ पे हैं ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि अगर 7 जो नंबर वाले हैं वो x स्टूडेंट है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा 7 नंबर वाले -4 स्टूडेंट है। तो ये तो अपना कैंसिल हो गया और 3 अपना सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछी थी, मीन पूछा गया था। तो हम मीन तो आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि सर एक मिनट है ना, मीन निकालना है। तो मीन निकालना तो कौन सी बड़ी बात है कि इसकी वैल्यू कितनी देर की हमें 3 आया ना, तो 3 + 1 कितना होगा 4 आ गया, 4 का ओके 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 तो हमारे पास ये स्टूडेंट आ गए जिनके 2 मार्क्स आ रहे हैं। तो चलो लगभग स्टूडेंट तो यहीं आ गए क्या। ठीक है, फिर जैसे 3 पुट करोगे यहाँ पे तो 6 तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आएगा जिसके 3 मार्क्स आ रहे हैं, और यहाँ पे स्क्वायर था बेसिकली ना, ये स्क्वायर था।
तो जैसे ही 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 माइनस के 9 0। 5 मार्क्स वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है, और 7 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मीन निकालना कौन सी बड़ी बात है। मीन तो अभी भी हमने पढ़ा था, हमने सभी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जर्वेशन के। तो 16 इंटू में 2 कर देंगे, प्लस में 3 इंटू में 1 कर देंगे, और प्लस में कर देंगे अपन 7 इंटू में 3 कर देंगे। अपॉन में बेटा तो पता ही है अपने को टोटल स्टूडेंट तो 20 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 प्लस 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 और 56 आ गया। 56 का कितना आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 20, तो ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई करेंगे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, कैंसिल कर देंगे 2 से एक बार, तो 2 और 1 2.8 आ गया। ठीक है, तो 2.8 ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर आ गया। करा क्या हमने कि सर इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ अलग से, वरना तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा। करा क्या है हमने सर, सभी फ्रीक्वेंसी का सम 20 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि हमें गिवन था कि 20 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और फिर मीन निकालना तो हमने पढ़ा था ना कि सभी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऑब्जर्वेशन के साथ। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या है कि द मीन ऑफ एज ऑफ 25 टीचर इन स्कूल इज 40 ईयर। तो मतलब हमारे पास एक स्कूल है, उसमें 25 टीचर है, और उन टीचर्स की जो एज का मीन है वो 40 ईयर है। तो हम मान लेते हैं कि टीचर्स की एज होगी जैसे x1 होगी प्लस के x2 होगी, क्योंकि मीन निकालना है तो सभी टीचर की एज को अपन क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे। तो ये लो 25 मतलब सभी टीचर्स की एज को हमने ऐड कर लिया। अब हमने नंबर ऑफ टीचर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 25 है, इज इक्वल टू दे रखा है बेसिकली 40 के इक्वल। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस के x2 डैश डैश प्लस के x25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 इंटू में 25। मतलब सभी टीचर्स की हमने एज का सम निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि हम एक टीचर को रिटायर कर रहे हैं जिसकी जो एज है वो 60 ईयर है। तो अगर रिटायर कर रहे हैं तो हमारी जो टोटल एज है उसमें से भी भाई 60 कम हो जाएगा। हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर 60 ईयर का कोई टीचर है उसको अपन भेज रहे हैं घर पे, तो टोटल टीचर की एज में से तो वो कम होना ही है। फिर बोल रहे हैं कि हम एक नया टीचर भी लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, तो उनकी एज हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसकी एज को अपन मान लेते हैं कि जैसे सर उनकी एज क्या होगी, ए होगी। ठीक है, ये लो हमने उनकी एज को ए मान लिया। अब बोल रहे हैं कि जो टीचर एड होने के बाद में जो मीन आया है वो 39 है। तो मीन कैसे निकालेंगे अपन, मीन निकालने का तो अपने को अच्छी तरीके से पता है कि सर 39 इजकल टू सभी टीचर्स का सम, सभी टीचर्स की एज का सम कर लेंगे, और वो कितना है अपने को, ये वाला क्वेश्चन में गिवन है। ये कितना आ जाएगा 40 इंटू 25 करोगे तो ये आ जाएगा 1000 माइनस के 60 प्लस के ए। अपोन में टीचर तो 25 ही रहेंगे ना, क्योंकि एक को निकाला तो दूसरा भी लेके आ गए मतलब ना, तो ये 25 रहेगा। अब तो केवल कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 975, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 940 प्लस क्या आ जाएगा ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो हम क्या बोलेंगे कि जो टीचर हमने नया लेके आए हैं ना, उनकी जो एज है वो है 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताओ, सिंपल ही क्वेश्चन था ना, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया, करना कुछ नहीं था। सभी टीचर्स का देखो, टीचर्स का एज का एवरेज गिवन था, तो हमें सभी टीचर्स की एज निकाल ली, उनका सम कर दिया, अपॉन 25 इक्वल टू कर दिया 40। क्वेश्चन में गिवन था एवरेज। फिर हमने क्या कर दिया, एवरेज का एज का सम अपन निकालने के लिए 25 को इधर मल्टीप्लाई करा दिया। फिर एक टीचर को हम रिटायर कर रहे हैं इसलिए 60 इसकी एज थी, उसलिए इसको माइनस कर दिया, और न्यू टीचर लेके आ रहे हैं उसकी एज हमने ए मान ली, तो दोनों साइड हमने प्लस कर दिया। तो अब इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सभी टीचर्स का एज का सम अपॉन में 25, क्योंकि 25 टीचर थे, वो क्वेश्चन में दे रखा था 39 के इक्वल। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गया। तो अब अपन आ जाते हैं मीडियन के ऊपर, जो अपना दूसरा सेंटर टेंडेंसी थी उसके ऊपर। तो मीडियन में अपन क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे। कि जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है 1, 5 और 7,
तो इनके क्या करेंगे, जो बीच की वैल्यू है वो ही अपन मान लेंगे मीडियन है। जैसे यहाँ पे बीच की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 इसका मीडियन हो जाएगा। कोई सम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बीच की वैल्यू अपनी क्या होती है, मीडियन होती है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे मैंने मान लो डेटा लिखा है यहाँ पे 12 है प्लस 1 और 7, मान लो कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर आप यहाँ पे बीच की वैल्यू देखोगे तो 1 आ रही है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या आएगा यहाँ पे, पहला जैसे सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 1 है, फिर कितना है 7 है, और फिर कितना है 12 है। अब बताओ यहाँ पे मीन कितना आ जाएगा, मीडियन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी कि सबसे पहला काम अपने को डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद में जो बीच की वैल्यू आएगी वही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर मान लो डेटा ऐसे कुछ गिवन हो 5 7 और यहाँ पे चलो असेंडिंग ऑर्डर में मैं पहले लिख लेता हूँ 12 है। अब क्या करोगे, अब बीच की वैल्यू कैसे निकालोगे, फंस गए ना सर बीच की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, ये वाली होगी कि ये वाली होगी। जब ऐसे केस में जब 2 वैल्यू आ जाएगी, उस केस में अपन क्या करेंगे, इन दोनों बीच की वैल्यू का क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 अपना मीडियन आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो मैं मीन निकालने के लिए स्टेप बता देता हूँ आपको कि अगर मान लो कि डेटा टाइप 1 से गिवन हो, टाइप 1 में मतलब डेटा कुछ x1 x2 x3 x4 इस टाइप से गिवन हो, तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। पहला काम समझ में आया। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे कि सर इधर देखना, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना हो, देखो 1 2 3 ओड हो, ओड ऑब्जर्वेशन हो, देन अपना क्या हो जाएगा कि जैसे 3 है तो 3 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, सेकंड आ रहा है। तो मतलब सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन ही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे कि अगर तो डेटा हमारे पास ओड हो तो n प्लस के 1/2 करने से जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वही अपना मीडियन हो जाएगा। तो अगर हमारे पास डेटा क्या हो, n की वैल्यू ओड हो, देन मीडियन क्या हो जाएगा, n प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 करने से ही अपने को मीडियन मिल जाएगा। और बेटा अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 5 7 9 12 ये वाला था, तो इस वाले केस में हमको क्या करना है, एक तो आपको n/2 करना है और एक n/2 प्लस 1, ये दोनों ऑब्जर्वेशन को उठाना है और दोनों का अपने को क्या निकालना है, मीन निकालना है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू क्या हो बेटा, इवन हो, देन अपन क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए n/2 और n/2 प्लस 1 दोनों का अपन क्या, मीडियन निकालने के लिए दोनों का अपन क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन का और n+1/2 ऑब्जर्वेशन का अपन। तो बेटा अभी देखते हैं कि टाइप 2 डेटा के लिए अपन मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से गिवन हुआ है। इसका मतलब ये है कि 4 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, और 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और 31 है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो सबसे पहला काम अपना ये होता है कि सर डेटा को आप क्या करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि हमें बीच की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 31 है, और यहाँ पे 29 है। ये गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हम डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है, इंक्रीजिंग या मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमें बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है यहाँ पे डेटा को। तो ये अपना एक्स आई है, ये अपना एफ आई है। तो जैसे 4 है वो 1 टाइम आ रहा है, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। 10 है वो 2 टाइम आ रहा है, ओके जी। फिर यहाँ पे है 29 करेंगे पहले, क्योंकि 29 की पहले क्या है, एक्स की वैल्यू कम है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 31 है वो 4 टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे 51 है वो कितना आ जाएगा, 7 टाइम आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ये हम टेबल बना लेंगे। तो पहला काम तो क्लियर हो गया अपना कि सर हमें क्या करना है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि हमें बेसिकली सभी फ्रिक्वेंसी का सम करना है। सम क्यों करना है, क्योंकि हमें बीच की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि हम एक न्यू टेबल बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालते हैं इसको टेबल को, कि सर यहाँ पे 1 है तो 1 के 1 रहने दो, और इसमें फिर आप 2 यहाँ पे ऐड कर दो। तो 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 4 ऐड कर दोगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 7 ऐड कर दोगे तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 19 आ गई।
अब अपन को मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी के सम को हाफ करेंगे, क्योंकि आधे हम निकालना बीच की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो जैसे ही आप n/2 करते हो तो कितना आ जाएगा बेटा, 19/2 आ जाएगा। और 19/2 कितना हो जाता है अपना, 9.5। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखो ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 8 आ गई है 29 तक। तो 9 फिर 29 फिर मतलब 9 से लेकर 12 तक, यहाँ तक ये जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए अपन को ऑब्जर्वेशन यूज करना है 31। मतलब 31 है वो 4 बार आ रखा है, 31 31। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास मान लो कि ये है 2 2 2 और 3 और 3 है, ऐसे है ऑब्जर्वेशन। तो हमें मीडियन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाला ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब होना चाह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी 8 है तब तक तो रहेगा ऑब्जर्वेशन 29, और 8 के बाद 9 आएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या 10 आएगा या 11 आएगा 12 आएगा, उसके लिए सभी के लिए जो अक्सर की जो वैल्यू रहेगी, जो मिडिल वैल्यू रहेगी वो 31 ही रहेगी। तो अपना 9.5 आ रहा है, तो 9.5 के यहाँ पे लाई कर रहा है अराउंड, तो यहाँ पे 31 इसका मीडियन कैंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, मीडियन आ जाएगा अपना 31। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि टाइप 3 डेटा के लिए अपन मीडियन कैसे निकालें। तो अगेन टाइप 3 के लिए भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास टाइप 3 डेटा मतलब ऐसे कुछ गिवन हो कि इंटरवल की फॉर्म में गिवन हो। तो सबसे पहला काम तो वही रहेगा कि अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 तो 5 ही रहने वाला है। फिर 5 क्या करेंगे, 5 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 40 आ जाएगा। और 40 में ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। तो पहले स्टेप तो क्या करेंगे अपन, सर n/2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा, अराउंड 35 आ गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर 35 है वो बेसिकली, जैसे एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास इंटरवल, ये तो पता लग गया कि सर 35 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अपना जो मीडियन है वो डेफिनेटली 20 से लेकर 30 के बीच में लाई करेगा। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि 40 मैं आपको बताया था ना मैंने कि n/2 से जस्ट बड़ा देखना होता है, तो वो वाला जैसे ये वाला यहाँ पे आ जाएगा ना। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ तुम्हें कि n/2 से जस्ट बड़े वाली जो क्लास होती है उसको आप सेलेक्ट कर लो। इसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। और इसमें मीडियन क्लास बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे है कि जो मीडियन की वैल्यू आने वाली है वो 20 से लेकर 30 के बीच में कहीं आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे n/2 की वैल्यू 35 आ रही है, वो इस वाले इंटरवल में लाई कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ऐसी बात है सर, तो अपना जो मीडियन लाई करेगा वो करेगा 20 से लेकर 30 के बीच में। ये बात तो क्लियर होगी। अब 20 तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास, 20 तक आ गई है 25 फ्रीक्वेंसी। और 30 तक कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, 40 फ्रीक्वेंसी आ गई है। और इनके बीच में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 15 फ्रीक्वेंसी है। मतलब 15 नंबर है हमारे पास। ये बात क्लियर हो गया। बट हमें कौन सा नंबर चाहिए, n/2 35 है, मतलब 35 के यहाँ पे नज़दीक है, इसके मतलब 40 के नज़दीक है ना। तो मतलब कुछ इस साइड है, यहाँ पे 35 है। तो मतलब ये वाला अपने को ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब तुम्हें ये तो क्लियर हो गया होगा कि सर यहाँ पे जैसे मीन में कर रहे थे कि मिडिल वैल्यू ले लेंगे 20 से 30 के बीच में मीन निकालने के लिए, वो वाली बात तो यहाँ पे बनी नहीं। क्यों नहीं बनी, क्योंकि अगर n/2 की वैल्यू मान लो 25 के आसपास आती, 26 आती, 27 आती, तब भी अपन मिडिल वैल्यू लेते। अब n/2 की वैल्यू 30 आती तब भी मिडिल वैल्यू लेते। और n/2 वैल्यू की 40 के आसपास आ रही है, जैसे 35 आ रही है, 39 आती है, 38 आती है, तब भी अपन बीच की वैल्यू लेते। तो कोई सेंस वाली बात नहीं बन रही है, समझ रहे हो? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि देखो हमारे पास टोटल लेंथ है, ये देखो टोटल इसके अंदर 15 ऑब्जर्वेशन है, और हमें चाहिए ये वाला, इस वाली लेंथ चाहिए, इतनी लेंथ चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे कि सर टोटल हमारे पास 35 यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 है, और यहाँ तक 25 है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब हमने ये वाला लेंथ निकाली है। किसकी लेंथ निकाल, टोटल लेंथ, टोटल कितनी यहाँ पे, टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 15।
इनटू में क्या करेंगे, किस लेंथ की निकालनी है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, वो है 10, तो हम इस लेंथ ऑफ इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया कि ये वाला हिस्सा आ गया हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो मीडियन है वो पहले से ऑलरेडी 20 तो आ ही चुकी थी, तो 20 प्लस समथिंग करना था। तो इस तरीके से अपन क्या कर निकालेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे इस वाले इंटरवल के लिए। अब कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी अपन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, 20 क्या था, लोअर लिमिट था, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे एल, इसका लोअर लिमिट मीडियन क्लास का। 35 क्या था यहाँ पे, 35 क्या था, n/2 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 माइनस 25 क्या था कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसके जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको अपन डिनोट करते हैं CF से। अपॉन में कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है, इनटू में कितना आ जाएगा, साइज ऑफ इंटरवल है ना। ये अपना आ जाएगा मीडियन का फॉर्मूला इस टाइप के डेटा के लिए। ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अगर डेटा टाइप 3 से गिवन हो तो अपन मीडियन किस फॉर्मूले से निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, L प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू में H। यहाँ पे क्या होता है, L किसके लोअर, सबसे पहला काम क्या होता है, n/2 निकालना, उसके बाद में अपन को क्या करना होता है, हमें एक मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी होती है। तो उस मीडियन क्लास का जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट होता है उसको अपन डिनोट करते हैं L से, और उस मीडियन क्लास में जितनी फ्रिक्वेंसी होती है उसको अपन बोलते हैं F, और उसकी जो साइज होती है वो H होती है। और n/2 तो आपको पता ही है, n यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल N लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। n यहाँ पे हम टोटल नंबर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और CF आपको पता ही है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको जस्ट पीछे वाले जो एलिमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन JEE मेन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि हमें मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर आर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो अपने को गिवन है 42 एंड 35। तो सबसे बढ़िया बात इसमें ये है क्वेश्चन में कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को ऑब्जर्वेशन आर गिवन है, तो मीडियन निकालना तो सिंपल सा काम है। 10 ऑब्जर्वेशन है तो मतलब 5 और 6 का एवरेज निकाल लेंगे। तो 5 टर्म कौन सी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टर्म है 34 है, और 6 टर्म है हमारे पास अक्स है। इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, मीडियन के इक्वल आ जाएगा। मीडियन यहाँ पे गिवन है 35, तो ये आ जाएगा 70 माइनस 34 आ जाएगा 36। तो अक्स की वैल्यू तो हमने बहुत ही आसानी से निकाल ली, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और y की वैल्यू भी आसानी से निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि मीन गिवन है। मीन कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस x प्लस 42, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर रहे हैं अपन, 67 प्लस 70 प्लस y अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितना है 10 है, ये अपने को पता ही है। और ये इक्वल टू दे रखा मीन अपने को दे रखा 42 के। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई कि आराम से जैसे उसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा, और इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू बेटा कितना आ गई 120 आ गई, और x प्लस वाई पता लग गया तो फिर तो आप आराम से खेल खेल सकते हो, क्योंकि x पहले से ही पता था 836 है। तो जब x के लिए यहाँ पुट करोगे तो y के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास 84 आ जाएगी। अब y बाई एक्स के लिए निकालने, ये सर ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 84 अपॉन में 36 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 3 टाइम 12 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं 7 अपॉन में 3। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करा कुछ नहीं है, सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा गिवन था बेटा, हमारे पास 10 डेटा गिवन था, तो 10 गिवन था तो हम क्या करेंगे कि मीडियन निकालने के लिए फिफ्थ और 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल लेंगे। तो फिफ्थ कितना है यहाँ पे 34 है, और 6 कितना है x है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया x की वैल्यू आ गई। और मीन निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। इस तरीके से अपन मीन निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन JEE मेंस 2021 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है अपना टाइप 3 डेटा के ऊपर। तो क्या करेंगे अपन, जब भी ऐसे क्वेश्चन में डेटा गिवन हो तो सबसे पहला काम होता है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे देखो अल्फा, तो ये अल्फा ही रह जाएगा,
यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, और इसमें अपन 54 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस के 164 हो जाएगा। इसमें अपन 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस के 194 हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 194। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, कि हमें गिवन है कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हमें पता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन, उसकी वैल्यू तो कितनी गिवन है अल्फा प्लस के बीटा प्लस के 194, और वो क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है 584 के। तो इसका मतलब इसको इक्वल पुट कर देंगे 584 के। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई, कितना आ गई 390 आ गई। ये बात क्लियर हो गई। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमने आसानी से निकाल लिया। अब साथ में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसकी जो मीडियन है वो है 45। तो मीडियन 45 गिवन है, तो हमें क्या पता लग गया, दो का फायदे हो गए। एक तो हमें मीडियन क्लास पता लग गई, क्योंकि मीडियन क्लास हमें यहाँ पे 45 भी करना, तो 45 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो मीडियन क्लास तो हमने सीधा सा ही पता कर लिया कि सर हमें कितना, ये वाली क्लास होगी अपनी, ये हो जाएगी मीडियन क्लास। ये बात क्लियर हो गई। अब मीडियन क्लास मिल गई तो अपन अपने पास फॉर्मूला तो सीधा सीधा पता ही है मीडियन निकालने का, कितना होता है 45, क्योंकि मीडियन गिवन था, वो इक्वल टू कितना होगा लोअर लिमिट यहाँ पे कितना है बेटा 40 है, तो 40 L प्लस यहाँ पे n/2, n की कितनी गिवन थी 584, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 292, डिवाइड n/2 करोगे ना तो 292 आ गया। माइनस के CF, इसके जस्ट पीछे वाला कितना है अल्फा प्लस के 164, अपॉन में बेटा कितने हैं टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है क्लास इंटरवल में, मीडियन क्लास में 30 है। इनटू में क्या करेंगे क्लास इंटरवल, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 10 है, तो इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कर देंगे मल्टीप्लाई 10 से, ठीक है। तो जैसे ही अपन 40 में से इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा बेटा 5 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। इस देखो 10 से ये एक जीरो कट हो गया। जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अपॉन में तो आएगा 3, और 292 में से अगर अल्फा 164 माइनस करते हो तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 4 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 9 यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 128 माइनस के अल्फा आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 128 करोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 113। ये बात क्लियर हो गई। अल्फा की वैल्यू आ गई तो बीटा की वैल्यू तो आराम से निकाल देंगे यहाँ से, इसी के अंदर पुट करेंगे बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 390 माइनस के अल्फा, मतलब 113 है ना। तो 390 माइनस के 113 पुट करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 277 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया, यार माइनस तो आप कर ही लोगे ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 113, तो 277 में से अगर आप 113 माइनस करते हो और इसका मोड लेते हो तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 164 आ जाएगा। तो 164 इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या किया हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके बाद में हमने क्या किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में देखा कि सर सभी ऑब्जर्वेशन का सम है, सभी फ्रीक्वेंसी का सम है, वो कितना गिवन था, वो 584 के इक्वल गिवन था। तो हमने इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस 194 को 584 के इक्वल पुट कर लिया, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा की। फिर क्या क्वेश्चन में गिवन था कि इसकी जो मीडियन है वो 45 है। अगर मीडियन 45 है तो हमें पता लगी मीडियन क्लास ये होगी। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने कि मीडियन इज इक्वल टू एल लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की उठा के यहाँ पुट करी तो बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा माइनस बीटा पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन बेटा आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रखना है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी JMS 2021 में पूछा गया था। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच ऑल डियर स्टूडेंट।